दिल्ली वाली भाभी बिल्कुल माँ जैसी हैं। भाभी ने रुपयों का बटवा गायब करके हमें दुराहे पर लाकर खड़ा किया। भाई के संरक्षण में धोखा मेरे पति को बच नहीं रहा था, पर भला हो संतोष जी का, जिन्होंने न केवल हमें मुसीबत से उबार लिया बल्कि अनजान संबंधों के रिश्तों का नाम भी दिया। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन एक दिन डॉक्टर अनिल ने मेरे पति के गंभीर रोग के बारे में बताते हुए इन्हें शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। मेरी सहूलियत के लिए उन्होंने किसी डॉक्टर शेखर के नाम एक पत्र भी लिख कर दिया। बड़े भैया दिल्ली में रहते हैं। उनसे फ़ोन पर बात करके पूछा तो कहने लगे, अपना घर है, तुमने पूछा है, इसका मतलब हम लोग गैर हो गए, और ना जाने कितना कुछ कहा था। इसके बाद ही हम लोगों ने दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया। यद्यपि मैं जेठानी जी को सही रूप से पहचानती थी, पर ये तो कहते नहीं थकते थे कि दिल्ली वाली भाभी बिल्कुल माँ जैसी हैं। तुम तो बेवजह उन पर शक करती हो। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी तैयार होकर आई थी कि जो कुछ भी होगा उसका सामना करूंगी। हम दोनों लगभग 2 बजे दिन में दिल्ली पहुंच गए। स्टेशन से घर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। नहा धोकर खाना खाने के बाद ये आराम करते करते सो गए और मैं बर्तन झाड़ू में व्यस्त हो गई। यद्यपि सफ़र की थकान से सिर दर्द हो रहा था, फिर भी रसोई में लग गई ताकि भाभी को कुछ कहने का मौका ना मिले। शाम को 7 बजे अस्पताल जाकर चेकअप कराना है, यह बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने 1 घंटा पहले ही ज़रूरी कागजों तथा डॉक्टर अनिल के लिखे पत्र को सहेज कर रख लिया। चूँकि पहला दिन था और कनॉट प्लेस जाना था, इसलिए 1 घंटा पहले ही घर से निकली थी। हमें डॉक्टर शेखर का क्लिनिक आराम से मिल गया था। मैंने दवाइयों का पुराना पर्चा और चिट्ठी पकड़ा दी, जिसे देखकर उन्होंने कहा था, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, 15 से 20 दिनों के इलाज से देखेंगे। संभावना है ठीक हो जाएंगे, वरना इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु डरने की कोई बात नहीं। सुबह शाम सैर करें और नियमित यहाँ से इलाज करवाएं। हम लोग उनकी बातों से आश्वस्त हो गए। करके पूछताछ करके बस स्टॉप तक आए। वहाँ से घर तक के लिए बस मिल गई। एक दुकान से केक, बिस्किट और कुछ फल तथा घर के लिए चल दिए। मेरे हाथों में इतना सारा सामान देखकर जेठानी जी बोली थी, इस तरह फिजूल खर्च मत करो। घर के घी से बने बेसन के लड्डू तो लाई हो, गुजिया भी है, फिर इन्हें खरीदने की क्या ज़रूरत। उनकी बात काटते हुए मैंने कहा, शहर के बच्चे हैं, घर में बनी मिठाई तो खाएंगे नहीं, इसलिए केक बिस्किट ले लिए हैं। ठीक है, कहकर उन्होंने एक लंबी सांस भरी। भैया ऑफिस से आ गए। हम लोगों को देखकर भैया और बच्चे खिल से गए। हम लोगों ने भैया के पैर छुए और बच्चों ने हम लोगों के। भाभी बैठे बैठे पालक काट रही थी। मैं बहुत थकान महसूस कर रही थी, थोड़ा आराम करना चाहती थी, पर तभी पता चला कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने भाभी से कहा, आप आराम कर लीजिए, रसोई मैं बना लूँगी। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले इन्हें सैर कराने ले गई, जैसे भैया ने बताया था। लेन पार करते ही पार्क दिखाई दिया। यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा कि इधर उधर घास पर लोग चहलकदमी कर रहे थे। हम दोनों एक बेंच पर बैठे ही थे कि एक सज्जन ने इन्हें उठाया और बोले, चलिए उठिए, आप घूमने आए हैं या बैठने। हम लोग उनके साथ थोड़ी देर तक घूम फिर कर वापस उसी बेंच पर आकर बैठ गए। फिर हम लोगों ने एक दूसरे का परिचय लिया। उन्होंने अपना नाम संतोष बताया। उनकी बेटी राधिका 9वीं कक्षा में पढ़ रही है तथा उनकी पत्नी ने आत्महत्या की थी। यह पूछने पर कि दूसरा विवाह क्यों नहीं किया, वो बोले, दूसरे विवाह के लिए
कोई उपयुक्त साथी नहीं मिला। उनका दुख एक मौन दुख था, क्योंकि पत्नी की आत्महत्या से रिश्तेदार व अन्य लोग उन्हें शक की नज़रों से देखते थे। वो अपने आप को आश्वस्तहीन सा समझ रहे थे। मेरे पति ने उन्हें समझाया, देखिए संतोष जी, आपकी बेटी ही आपकी खुशी है, वही आपके अंधेरे जीवन में खुशी के दीप जलाएगी। हम लोग घर वापस आए तो भाभी अभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। भैया उस समय मंजन कर रहे थे। मैं फौरन चाय बनाने रसोई में चली गई। चाय बनाने के बाद मैं उपमा बनाने की तैयारी करने लगी। बच्चे कह रहे थे, चाची आ गई और मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई और भाभी का हाल चाल लेने उनके कमरे में चली गई। भाभी उस समय पत्रिका पढ़ रही थी। मुझे देखते ही थोड़ी संकुचित सी हो गई। बोली, आओ आओ, जरा शरीर भारी हो रहा है, डॉक्टर से आराम करने को कहा है, बीपी बढ़ा है। अरे भाभी, आप भी कैसे संकोच कर रही हैं? मैं हूँ ना, निश्चिंत रहिए। मैंने शब्दों को भारी कर कर कहा, जैसे कह रही हूँ आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ रहा है। मैं थकती नहीं हूँ। सब कुछ दिनचर्या में शामिल हो गया। डॉक्टर शेखर के क्लिनिक जाना और लौटते समय सब्जी, फल, दूध, ब्रेड आदि लाना, उस सब में खर्चा से इलाज भी ज़्यादा हो रहा था। मुझे चिंता इस बात की, अब पैसे भी गिनकर ही बचे थे और दवा दिखाने का बिल चुकाना बाकी था। इन्होंने तनाव से घिरी होने के कारण आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कपड़े बदलते समय रुपयों का पुलिंदा वहीं कमरे में ही छूट गया था और जैसे छूट गया सो गया। बस गलती यह हुई कि चाय बनाने की जल्दी में वह रुपयों का पुलिंदा उठाना भूल गई। यद्यपि मुझे याद आया, मैं वह पुलिंदा लेने भागी। मेरे कपड़े तो वैसे ही पड़े थे, पर वह पुलिंदा नहीं था। मुझे काटो तो खून नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। यह ड्राइंग रूम में बैठे टेलीविज़न देख रहे थे, पर उस समय मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। टहलने के लिए जब बाहर निकली तो मुझे गुमसुम देखकर इन्होंने पूछा, क्या बात है? मैं चुप रही। कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा था। मैं चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि इन्होंने संभाल लिया और समझाने के लहजे से कहा, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर में आराम करो, मैं घूम फिर कर आ जाऊंगा। इस बात से इन्हें भी तो धक्का लगेगा, यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या हुआ? सचमुच तुम बहुत थक गई हो। मैट्री देखभाल के साथ साथ घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है। नहीं, यह बात नहीं है। तो क्या बात है? चलो वहीं पार्क में बैठकर बताती हूँ। फिर सारी बात मैंने इन्हें बता दी। ये बोले, चिंता मत करो, जो नहीं होना था वो हो गया। अब समस्या यह है कि आगे क्या करें और कैसे करें। भैया से उधार मांगेंगे, पर पूछेंगे तुम तैयारी से क्यों नहीं आए। यदि सही बात बताई तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। फिर ये चुप हो गए। गहरी चिंता की रेखाएं इनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मुझे धैर्य तो दिया, पर स्वयं विचलित हो गए। संतोष जी भी हर दिन की तरह चेहरे पर मुस्कान लिए अपने समय पर आ गए। हम लोगों ने झिड़कते हुए उन्हें अपनी समस्या बताई तथा मदद करने के लिए कहा। वो कुछ देर खामोशी से सोचते रहे, फिर बोले, मैं मदद करने को तैयार हूँ। आप परदेसी हैं, इसलिए एकदम से भरोसा भी
तो नहीं कर सकते आप अपनी कोई कीमती चीज रखते। जब 3 माह बाद आप लोग यहाँ दोबारा दिखाने के लिए आएंगे तब पैसे देकर अपनी चीज ले लेना। हाँ, इन पैसों का कोई ब्याज नहीं लूँगा। मरता क्या न करता, हम लोग तैयार हो गए। मेरे गले में 1.5 तोले की चैन थी, उसे देकर रुपया उधार लेने का तय हो गया। संतोष जी अपने घर गए और 5,000 रुपये लाकर इनकी हथेली में रख दिए। मैंने उनका उपकार माना और सोने की चेन उन्हें दे दी। इस घटना के बाद इनकी आंखों में उदासीनता गहरा गई। मुझे भला बुरा कहते डांटते, मेरी इस लापरवाही के लिए आग बबूला होते तो शायद इनका मन हल्का हो जाता, पर भाई के संरक्षण में यह धोखा इन्हें पच नहीं रहा था। संतोष जी दुनियादारी की बातें, रिश्ते नातों की खट्टी मीठी अनुभव सुनाते रहे, समझाते रहे, पर इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। घर जाकर मैंने रात में इनको समझाया, समझ लो चैन कहीं गिर गई या रुपयों का पुलिंदा ही कहीं बाहर गिर गया। इस तरह मन उदास करोगे तो इलाज ठीक नहीं हो पाएगा। तनाव मत लो, बेकार अपने आप को परेशान कर रहे हो। अब यह गलती मुझसे ही हुई है, मुझे भी भुगतना पड़ेगा। कुछ दिन और बीत गए। संतोष जी उसी तरह मिलते, बातें करते, हंसते हंसाते रहते। बातों बातों पर मैंने उन्हें बताया कि कल डॉक्टर ने एक्सरे लाने को कहा है। रिपोर्ट ठीक रही तो 5 दिनों में छुट्टी कर देंगे। संतोष जी को अचानक जैसे कुछ याद आया और बोले, आज से 5वें दिन तो मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन भाभी, जन्मदिन। उनका इस तरह चहकना मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन 16 तारीख है ना, आप लोगों को मेरे घर भोजन करना पड़ेगा। फिर गंभीरता से इनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, पत्नी की मृत्यु के बाद पहली बार मैंने मुंह से जन्मदिन की तारीख निकली है। 16 तारीख, यह जानकर मैं भी चौंक पड़ी। अरे उस दिन तो हमारी शादी की सालगिरह है। अरे वाह, कितना अच्छा संयोग है। संतोष जी, उस दिन यदि रिपोर्ट अच्छी रही तो आप और आपकी बेटी हमारे साथ बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। हंसते हुए इन्होंने कहा, मेरा मन कहता है कि आपकी रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, पर भोजन तो आप लोगों को मेरे घर पर ही करना पड़ेगा। इसी बहाने आप लोग हमारे घर तो आएंगे। मैंने इनकी ओर देखा तो ये बोले, ठीक है। फिर बात तय हो गई। संतोष जी खिल उठे। अब तक की मुलाकातों से उनके प्रति एक अपनापन सा जाग उठा था। अच्छे संबंध बने तो मनुष्य अपने दुख को भूलने लगता है। हम लोग भी खुश थे। समय बीता। एक्सरे की रिपोर्ट के अनुसार हड्डी में पहले जितना झुकाव था उससे अब कम था। डॉक्टर का कहना था कि ऐसी ही प्रगति रही तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नियमित व्यायाम और संतुलन भोजन जरूरी है। इन्हें 2 उपायों से अपने आप को ठीक करने से दुरुस्त करना होगा। मुझे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हुई। ऑपरेशन का बड़ा संकट जो टला था। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी थी। 3 माह बाद एक्सरे द्वारा जांच करवानी पड़ेगी। डॉक्टर का कहना था हड्डी को झुकने से बचाना है। मैंने बिल चुकाया और डॉक्टर को धन्यवाद दिया। कुछ दवाइयाँ खरीदी और फिर वही एक नज़दीकी दुकान से संतोष जी के जन्मदिन का उपहार देने के लिए कुर्ता पैजामा और मिठाई का डिब्बा खरीदा।
फिर हमेशा की तरह सब्जी वगैरह लेकर हम घर आ गए। इन्होंने भाभी से रिपोर्ट के बारे में बताया और कल सुबह लौटने की बात कही। भाभी पहले तो तटस्थ बैठी थी, फिर चौंक कर बोली, अरे चले जाना, 2 से 4 दिन और रह लो। फिर अफसोस जाहिर करती हुई बोली, इस बार तो सब तुम्हें ही करना पड़ा, तुम ना होती तो पता नहीं कैसे चलता। ऐसे समय नौकरानी भी छुट्टी लेकर चली गई। कहते हैं ना, मुसीबत चारों तरफ से आती है। अरे भाभी, किया तो क्या हुआ, अपने ही घर में किया। मेरी आवाज़ में कुछ चिढ़न का लहजा आ गया। शाम को हम लोग संतोष जी के घर गए। साफ सुथरा सजा हुआ प्यारा सा घर, फिल्मी हीरोइन जैसी सुंदर बेटी राधिका। देखते ही उसने हाथ जोड़कर हम लोगों से नमस्ते किया। मैंने तो उसे अपने गले से लगा लिया और एक चुभन उसके माथे पर जड़ दिया। इन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया। मैं अपनी नज़रों को चारों ओर दौड़ा रही थी, तभी संतोष जी की आवाज़ गूंजी और सबने एक दूसरे को बधाई दी। मैंने मिठाई का डिब्बा राधिका के हाथ में और कुर्ता पैजामा का पैकेट संतोष जी के हाथ में थमा दिया। भोजन टेबल पर लगा था। हंसते मजाक करते हम लोग भोजन का आनंद ले रहे थे। हर चीज़ स्वादिष्ट बनी थी। हम लोग सारी औपचारिकताएं भूलकर आपस में तुम पर आ गए थे। संतोष जी कह रहे थे कि 3 माह बाद जब दोबारा आना तब यहीं ठहरना। देखो भाई, संकोच मत करना। और एक पैकेट हमारे हाथ में थमा दिया। ज़रूर ज़रूर आएंगे, आपके रुपए देने तो ज़रूर आएंगे। कोशिश करेंगे अगली बार ही रुपए वापस कर दें, और यदि नहीं हुआ तो क्षमा करना भाई। इन्होंने बड़े प्रेम से कहा तो संतोष जी ने इनके हाथों पर अपना हाथ ले लिया और बोले, कैसी बातें करते हैं, दोस्ती की है तो इसे निभाऊंगा भी, चाहे तो आजमा के देख लेना। तब तक मैंने पैकेट खोल लिया। एक सुनहरी डिब्बी में मेरी वाली सोने की चैन रखी थी। एक पल आँख मूंदी और सारी स्थिति समझ में आ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितने महान है वो, संकट से उबारा भी और रिश्ते के बंधन में भी बांधा। मैं उनके चरणों में झुकी ही थी कि उन्होंने मुझे बीच में ही रोक लिया और बोले, नहीं बहन नहीं। संतोष जी आंखें सजल हो गई। उनके मुंह से आगे कुछ ना निकल सका। राधिका अपने पापा से लिपट गई। पापा, आप कितने अच्छे हैं। फिर हम लोगों के पास आकर खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे समुद्र के तट पर फले बैगनी रंग के जीवन के आकाश में मचलना बना दिया हो। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।